आपके साथ आस्था कौशिक। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने मचाई भयंकर तबाही, पहाड़ों से लेकर मैदान तक सैलाब की मार। रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे गौतम बुद्ध नगर ने कमाई के मामले में बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बलिया, हमीरपुर से लेकर वाराणसी तक बाढ़ का संकट है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। बलिया से लेकर हमीरपुर में नदियां उफान पर है, जिससे पानी जमीन के साथ साथ मकानों को भी निगल रहा है। दहशत से भर देने वाला मंजर बलिया से आया है, जहां पानी अपनी सीमा को लांघते हुए आगे बढ़ रहा है और जो भी उसके संपर्क में आ रहा है उसका ऐसा हाल हो रहा है। बलिया में बाढ़ से कटान जारी है। कटान से अब तक 10 घर नदी में समा चुके हैं। नदियों के रौद्र रूप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में पानी आने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। निचले इलाके के लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हमारे। अब हमीरपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। भारी बारिश के बाद आगे मकान टिक नहीं पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई है। गुसियारी गांव की ये घटना है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वरुणा नदी ने भी रौद्र रूप ले रखा है, जिससे कई इलाके पानी में समा चुके हैं। 80 घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे इलाके जलमग्न हैं। बड़ी संख्या में मंदिर डूब गए हैं। कई परिवार पलायन कर चुके हैं। इस वक्त मैं वरुणा किनारे के नक्की घाट इलाके पर हूं, जहां की आप तस्वीरें देखिए कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है। क्या घर, क्या मकान, क्या स्कूल, सब कुछ पानी में इस वक्त समाया हुआ है। एकमात्र सहारा, एकमात्र उम्मीद इस वक्त यहाँ पर प्रशासन की ओर से चलाई जा रही नाव ही हैं, जिनके जरिए लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने का जुगाड़ कर रहे हैं। या यूँ तस्वीरें देखिए कैसे गली में नाव जा रही है। गली में नाव रोकी गई, अब गली में लोग उतर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा सड़क की ओर जाता है तो यहाँ पानी नहीं है। तो अब गली से उतर कर वो बच्ची अपने सड़क पर जाएगी और फिर वहाँ से अपने स्कूल, बच्चे अपने घर को जाएंगे, कोई ऑफिस जाएगा, कोई बाज़ार जाएगा। और फिलहाल वाराणसी में बाढ़ में फंसी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से नाव के भरोसे चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर है। इस साल चौथी बार गंगा और यमुना नदियों में सैलाब आया है। बाढ़ की वजह से संगम के घाट जलमग्न हैं। दारागंज और छतनाग में शमशान घाट जलमग्न होने से सड़कों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रसूलाबाद में भी शमशान घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम रसूलाबाद घाट पर हैं और ये शमशान घाट है, जहां पर हर दिन 30 से 35 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब बाढ़ का पानी जो है काफी आगे आ गया था और कई बार इस तरह पानी यहाँ पर आ चुका है और चौथी बार इस तरह के हालात संगम नगरी प्रयागराज में इस साल हुए हैं। तमाम नावें जो है इन सड़कों पर चल रही है, जो सड़क रसूलाबाद की ओर आती है। और आप देखिए कि एक व्यक्ति कोई शव लेकर यहाँ पर आया है, शायद प्रतापगढ़ जिले से ये डेड बॉडी आई है और अब इनके अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि यहाँ पर पानी है तो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां तक ले जाने के लिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि नाव के जरिए अब यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पे आने के बाद 1 घंटे करीब मैं इंतजार किया कि यहाँ पे 100 ज्यादा होने के कारण और प्लेस कम होने के कारण हम लोग 1 घंटे वेट किए। उसके बाद जो है अस्त व्यस्त है यहाँ पे सारी चीज़ें और वहाँ से नाव 2 किया गया, जिसमें एक 100 को रखा गया और वहीं उत्तराखंड में भी सैलाब कहर बरपा रहा है। रामनगर के कियारी में उपनती नदी में पर्यटकों ने कार को पार कराने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि आधी कार उसमें डूब गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
उत्तर भारत में जहां मानसून ने कहर बरपाया है तो वहीं दूसरे राज्य भी बाढ़ बारिश से त्राही त्राही कर रहे हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल तक हालात बेहद खराब हैं। आधा हिंदुस्तान जल प्रहार से बेदम है। पहाड़ों पर मुसीबतों का अंबार है तो मैदानों में सैलाब संकट बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ का रौद्र रूप सामने आया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाते नजर आए। बाढ़ के कहर के बीच कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए थे। जम्मू में बाढ़ के कहर के बीच रेस्क्यू अभियान तेज है, पर गवाल गांव में स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के जवान की जान बचाई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के डोभी इलाके में बाढ़ में फंसे 130 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दरअसल मनाली के डोभी इलाके में व्यास नदी ने कहर बरपाया है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो गया। पंडोर डैम के पास कैची मोड़ पर सड़क पूरी तरह धंस गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बीती रात हुई तेज बारिश ने हाईवे का बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया। मंडी में जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक तस्वीर कीरतपुर हाईवे से भी आई है जो पूरी तरह से तबाह है। कुल्लू के बनला इलाके में कुदरत ने कोहराम मचाया है। भारी बारिश से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मलबे के रूप में सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां पर आवाजाही बंद हो गई। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाके पानी में डूबे दिखे। गलियों में सैलाब उमड़ आया, जिसमें कुछ 2 पहिया गाड़ी बहती दिखी। राजस्थान के बालोतरा में लूना नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। पंजाब का पठानकोट बाढ़ से हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं। डीसी ऑफिस पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। अमृतसर में बाढ़ से गंभीर हालात होते जा रहे हैं। डेरा बाबा नानक को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया है। हाईवे से सटे कई हजार एकड़ खेत पानी में समा चुके हैं। दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी का डेरा है, तो वहीं पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। कुदरत के कहर से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Contradictions. As I said, the system in general is the same, which was invented by the British for Bharat so that they can rule. So we have to have some innovations, otherwise it will not happen. Then we want something to happen. Even if the man in chair is 100% for us, he has to do it, and he knows what are the hurdles. So he may be able to do it, he may not be able to do it. We have to give him that independence. There is no quarrel anywhere. And thirdly, the prevalent, क्या कहते हैं, दुनियादारी की रीति, the prevalent flow of all these ongoings in the world, it is like that. There are contradictions. For example, there is one Mazdoor Sangha, a labor organization, and there is one small scale industries organizations.
Now they are naturally at loggerheads under the present system of life. Struggle for survival, struggle for existence, survival of the fittest. So struggle has to be there. And certain line of thought thinks that through struggle only progress happens. We are knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, we are in that system. So a labor organization, a small-scale industries organization, the government and the party, all four have to be on the same page, which is very rare. And if say we should compromise, so why we should compromise? Why not you? So when we talk of compromise, the struggle deepens. So we say, okay, you all have your own say, make the experiment, proceed on your lines. If you get the desired result, then that will be accepted by all. Because we know our Swayamsevaks, they work honestly. So they don't believe in isms, etc., etc. Yes, there is some thought behind every action. That thought is there, but there is no ism. That thought has to be tested practically, and the thing that yields the result is to be accepted. So when that is there, there is no struggle. It appears that these two they are never at loggerheads. They are trying to extract the truth, and that involves some struggle. For example, in a railway yard, if they want to take a rail from here to there, this side to that side, they will never go in that direction. They will never appear to be going in that direction because there are so many railway lines and there is that, all sort of hurdles are there. So they will pull the rail here, then take here, like that. They will reach there. They know we have to reach there. But they cannot go straight away to that spot. So all these things, they create an appearance there is struggle or there is quarrel rather than. Struggle might be there, but there is no quarrel. Goal is the same. Good of our country, good of our people. If that understanding is there, there is always coordination. And we have that understanding in our Swayamsevaks. So there might be opinions also. It is not required that myself and Dattaji should think on the same lines. But we will discuss, we form a consensus, and together whatever we decide, whether it is according to my opinion or against my opinion, this collective decision I will follow. When that nature is there is no quarrel. तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते. इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है. हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है. और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं. क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है. अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है. और सब कुछ संग तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं. तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है. मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं. तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों? देखने से भी सीखते हैं लोग. परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है. इसलिए हम तय नहीं करते. हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है. टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं.
चलो दूसरा बात। राजनेता रहते जेल में रहने पर पदमुक्त करने के कानून के बारे में संघ का मत क्या है? भाग 2 में एक ही प्रश्न है। देखिए, जो हमारे नेतृत्व है वो नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये बेसिक तत्व है। मैं समझता हूं इसमें सब सहमत है, संघ का भी वैसा मत है। अब ये कानून है, उससे होगा नहीं होगा इसका डिबेट चल रहा है। जो तय करने वाली बॉडी है वो अपनी संसद है, अब वो जैसा तय करेगी वैसा होगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व पारदर्शी और स्वच्छ है, ऐसा सबके मन में विश्वास होना चाहिए। तो उसको तो देखना है। भाग 3 के 2 भाग हैं, आगे 2 प्रश्न हैं। अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता है? और उसके साथ में जुड़ता प्रश्न है, कुछ राजनीतिक दल संघ के विरोधी नजर आते हैं, क्या आप उनके मन में परिवर्तन की संभावना देखते हैं? संभावना होता हुआ भी देखते हैं ना। 1948 में हाथ में जलती मशाल लेकर जयप्रकाश बाबू संघ का कार्यालय जलाने के लिए चले थे। बाद में हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आकर इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आशा आप लोगों से ही है। कितने आप अभी शताब्दी के निमित्त तो कुछ प्रकाशन निकलेंगे, कुछ पहले निकले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर तो अभी प्रणव दा हमारे मंच पर आए, उन्होंने अपने मन नहीं बदले, मत नहीं बदले, लेकिन संघ के बारे में उनके जो कुछ गलतफहमी आई थी वो दूर हुई, इसलिए आए। तो मन परिवर्तन, अगर मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है तो उसका मन होता है, और मन में हमेशा परिवर्तन संभव है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को देर लगती है। तो मन परिवर्तन की संभावना को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, ये हमारा रवैया रहता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले ने कमाई के मामले में बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। लगातार और तेज विकास की वजह से आज नोएडा काफी आगे निकल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर से लोग पलायन करके रोजगार की तलाश में राजधानी दिल्ली आते हैं, जिससे लोग यहां के विकास में भागीदार बनते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर, खासकर नोएडा, जिस विकास के रथ पर सवार है, उसने देश की राजधानी दिल्ली के अलावा देश के बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि अब नोएडा कमाई के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है, उसकी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। औसतन यहाँ पर व्यक्ति 80,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा आय है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा शहर का जीडीपी में 2,63,000 करोड़ रुपए का योगदान था, यानी 10% उत्तर प्रदेश की जीडीपी का। नोएडा अब सिर्फ आईटी और रियल एस्टेट का हब नहीं रह गया है। 2024-2025 में इसकी प्रति व्यक्ति आय 10.2 लाख रुपए रही। जानकर हैरानी होगी कि यह दिल्ली से दोगुना से भी ज्यादा है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.93 लाख रुपए बताई गई है। आखिर क्या वजह है कि नोएडा की इकोनॉमी कमाल कर रही है? ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल जोन में बीते कुछ सालों में भारी निवेश और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विकास की रफ्तार तेज हुई है। साथ ही आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों ने इसे आर्थिक रूप से मजबूती दी है। यही वजह है कि नोएडा मुख्य आर्थिक केंद्र बनता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या क्षेत्र के लोगों के औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यहाँ देश के हर व्यक्ति की औसत आय का माप है, जिससे पता चलता है कि औसतन हर व्यक्ति कितनी आय अर्जित करता है। ऐसी विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का सहारा मिला है जहाँ सीवेज ओवरफ्लो और जल भराव जैसी समस्याएं न्यूनतम हैं, जिससे यह व्यवसायों और निवासियों दोनों के लिए आकर्षक बन गया है। सिफी डेटा सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट के विस्तार जैसे बड़े निवेश, सक्रिय औद्योगिक नीतियों और बड़े भूमि पार्सलों की उपलब्धता के साथ मिलकर इस जिले को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स का केंद्र बना चुके हैं। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले साल की तुलना में 7.32% से ज्यादा है।
वहीं इस मामले में सिक्किम सबसे ऊपर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 5.9 लाख रुपए है। दिल्ली के बाद गोवा, चंडीगढ़, तेलंगाना का नंबर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुशीनगर में कलाकार शिवजी का किरदार निभा रहा था, लेकिन डीजे पर झूमते झूमते अचानक वो मौत के आगोश में चला गया। साइलेंट किलर ने उसकी जान ली। हार्ट अटैक के मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। कभी जिम करते करते तो कभी डांस के दौरान कई लोग मौत की नींद सो चुके हैं। कुशीनगर में एक बार फिर से दबे पांव मौत आ गई, जिसके बाद तो सभी स्तब्ध रह गए। शिवजी का किरदार निभा रहा शख्स जो स्टेज पर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा था, वो अपने किरदार में इस कदर डूबा था कि उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन डीजे की धुन में झूमते झूमते अचानक वो असहज होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी धड़कन डीजे के शोर में कहीं खो गई। इसके बाद दूसरे कलाकारों ने उसकी तरफ देखा तो सन्न रह गए। उससे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। कुशीनगर के तमकुहीराज कस्बे में ऐतिहासिक महावीरी डोल मेला चल रहा था। इसी दौरान झांकी निकल रही थी। डीजे का शोर पूरे इलाके में गूंज रहा था। झांकी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। लोग अपने फोन से सभी कलाकारों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये अनहोनी हो गई। शिवजी बने राम बहाल कश्यप की मौत के बाद डोल मेले में झांकी रोक दी गई। दावा ये भी किया गया कि राम बहल की डीजे से तेज आवाज की वजह से जान गई, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। WHO के मुताबिक डीजे जैसी तेज आवाज सुनकर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एक लिमिट को पार करने के बाद इंसान तेज साउंड सुनकर झुंझलाहट होने लगती है और उसका असर उसके दिल पर पड़ता है। 70 डेसिबल से कम ध्वनि को ठीक माना जाता है, लेकिन इससे तेज आवाज खतरनाक हो सकती है। बाद में सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।